तीन दोस्त अहमद, फराज और अली एक दिन शहर की मसरूफ जिंदगी से तंग आकर फैसला करते हैं कि क्यों ना वीकेंड पर किसी पुरसुकून जंगल में कैंप लगाया जाए। उन्होंने सुना था कि चनार घाटी का जंगल बहुत खूबसूरत है, मगर कुछ लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं। दोपहर को वो अपनी गाड़ी लेकर रवाना हुए। शाम तक जंगल के अंदर एक पुरानी नदी के पास पहुंच गए। दरख्तों के दरमियान धुंध तीर रही थी और सर्द हवा में परिंदों की आवाज भी दब चुकी थी। उन्होंने टेंट लगाया, आग जलाई और कहकहों में रात गुजरने लगी। लेकिन रात के 11 बजे के बाद माहौल बदलने लगा। हुआ अचानक ठंडी और खामोश हो गई। आग की लो बार बार बुझने लगी। अचानक फराज ने कान लगाकर कहा, तुम लोगों ने सुना? कोई सरगोशी कर रहा है। अहमद ने हंसते हुए कहा, यार छोड़ो, हुआ है। मगर फिर वही सरगोशी करीब से आई, जैसे कोई बहुत आहिस्ता बोल रहा हो, वापस जाओ, वापस जाओ। अली ने टॉर्च ऊंची की, रोशनी एक दरख्त पर पड़ी और सबके कदम रुक गए। दरख्त पर किसी के हाथों के निशान थे और दरख्त के नीचे एक पुराना कैंपिंग बैग रखा था, जिस पर खून के पुराने धब्बे लगे हुए थे। फराज ने आहिस्ता कहा, यह बैग नया नहीं लग रहा। इतने में एक आवाज आई, जैसे कोई औरत धीरे से हंस रही हो, हा हा हा। आवाज दरख्तों के पीछे से आ रही थी। अब वो तीनों भागने लगे। अहमद ने गाड़ी की चाबी निकाली, मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। हल्की रोशनी में अली ने देखा कि आगे एक औरत सफेद कपड़ों में खड़ी है। चेहरा ढांपा हुआ, मगर आवाज आई, मैंने कहा था, वापस जाओ, अब देर हो गई है। एक लम्हे में वो रोशनी की तरह गायब हो गई। तीनों किसी तरह गाड़ी स्टार्ट करके शहर पहुंचे, मगर अगली सुबह अहमद के हाथ पर दरख्त जैसे निशान बने हुए थे, बिल्कुल वैसे जैसे उन्होंने जंगल में देखे थे। इस दिन के बाद वो तीनों कभी दोबारा चनार घाटी का नाम नहीं लेते। कहते हैं, रात को अगर कान लगाओ तो हुआ में अब भी वही सरगोशी सुनाई देती है, वापस जाओ, वापस जाओ। अहमद, फराज और अली के लिए वो रात खत्म हो गई थी, मगर उसके असरात अभी बाकी थे। चनार घाटी से वापस आए 3 दिन हो चुके थे, मगर अहमद के हाथ पर वो अजीब दरख्त जैसे निशान खत्म नहीं हो रहे थे। कभी कभी वो निशान जलने लगते, जैसे किसी ने ताज़ा आग से छू लिया हो। फराज ने एक दिन अहमद से कहा, यार हमें अस्पताल चलना चाहिए, ये कोई आम चीज नहीं। अहमद ने आहिस्ता कहा, डॉक्टर के पास गया था, इसने कहा ये बर्न मार्क नहीं, कुछ और है, जैसे किसी दरख्त की शाख की प्रिंटिंग हो गई हो। इसी रात अहमद को ख्वाब आया। वही जंगल, वही नदी और वो औरत सफेद कपड़ों में दरख्तों के दरमियान खड़ी थी। इस बार उसने चेहरा नहीं छुपाया। आंखें बिल्कुल सियाह थीं और होंठों से सिर्फ एक जुमला निकला, तुमने मेरा निशान चुरा लिया है। अहमद नींद से चीख कर उठा। कमरे में अकेला था, मगर खिड़की के बाहर दरख्त की टहनी हुआ में नहीं, खुद से हल रही थी। अगली सुबह अली ने बताया कि रात उसके फोन पर किसी अनजान नंबर से पैगाम आया था, अगर तुम जाना चाहते हो कि चनार घाटी में क्या हुआ तो नदी के पास दोबारा आओ। फराज ने फौरन मना किया, पागल हो गए हो, हम वहां नहीं जा सकते। मगर अहमद बज़िद था, अगर हम नहीं गए तो ये चीज हमारे पीछे आ जाएगी। शाम होने से पहले वो तीनों फिर इसी रास्ते पर निकल पड़े। जंगल में दाखिल होते ही हवा में एक भारी सी नमी महसूस हुई, जैसे किसी ने सांस रोक ली हो। पते हल नहीं रहे थे, पर आवाजें आ रही थीं, सरगोशियां। नदी के किनारे पहुंचकर वो ठिठक गए। वहां अब एक नया कैंप लगा था, पुराना मगर जैसे अभी अभी इस्तेमाल हुआ हो। टेंट के अंदर एक नोट बिक रखी थी, गर्द में डूबी, मगर किसी ने अभी इसे खोला हो। जैसे पहले सफ़े पर लिखा था, जो भी चनार घाटी की सरगोशी सुने वो दरअसल दरख्तों की रूहों को जगा देता है। सफ़े पलटते गए, हर सफ़े पर मुख्तलिफ लोगों के नाम और आखिर में तारीख है, कुछ 20 साल पुरानी, कुछ पिछले साल की। फिर अहमद ने आखिरी सफ़ा खोला और वहां 3 नाम लिखे थे, अहमद, फराज, अली। फराज की आवाज कांप गई, ये कैसे मुमकिन है? ये नोटबुक तो कई साल पुरानी लग रही है। इसी लम्हे नदी के पार सफेद कपड़ों में वही औरत दिखाई दी। इसके बाल हुआ में नहीं, पानी के अंदर लहरा रहे थे। हाथों में एक दरख्त की शाख थी जिस पर खून के निशान थे। इसकी आवाज ने फिजा को जमा दिया, तुमने मेरा बैग चायवा था, अब तुम भी जंगल का हिस्सा बन जाओगे। जमीन हिलने लगी,
درختوں کی جڑیں زمین سے نکل کر ان کے پیروں کو جکڑنے لگے۔ علی چیخا، دوڑو! مگر احمد نے ہمت کی، وہ آگے بڑھا اور نوٹ بک کو الٹا۔ اس کے نیچے ایک چھوٹا سا لکڑی کا تعویذ تھا جس پر وہی نشان بنا تھا جو احمد کے ہاتھ پر تھا۔ احمد نے تعویذ کو پکڑ کر زور سے چیخا، اگر یہ تیرا نشان ہے تو لے جا۔ اچانک بجلی چمکی، ندی کا پانی سرخ ہونے لگا۔ وہ عورت چیخ اٹھی اور ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ فراز نے فوراً نوٹ بک کو آگ لگا دی۔ شعلے بھڑکے اور جنگل میں عجیب سا شور گونج اٹھا جیسے درخت درد سے کرا رہے ہوں۔ پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ تینوں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ جب آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ جنگل پرسکون تھا، ندی صاف، نوٹ بک جل کر راکھ بن چکی تھی۔ شہر واپس پہنچنے پر احمد نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ کی نشانی غائب ہو گئی ہے، مگر اس جگہ اب ایک لفظ ابھرا تھا، آزادی۔ فراز نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، شاید اب ختم ہو گیا سب کچھ۔ احمد نے آہستہ جواب دیا، نہیں، ختم نہیں ہوا، صرف کسی اور کے حصے کی شروعات۔